Okay, friends, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, your relative, your friends are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing units and measurement. In this chapter, so far we had discussed the unit of different physical quantity. We also had discussed the system of unit. We had discussed the dimensional formula of different physical quantities. And then after we are discussing right now the measurements. Basically 7 quantities are the base quantity, but from that 3 are more important: mass, length and time. These 3 are more important. So we are discussing a measurement of mass, length and time, and in fact we almost discussed the measurement of length. Measurement of length we had discussed actually. So for the very small distances, we are able to uh, to measure the very small distances. We should use electron microscopes, tunneling microscope and optical microscope. So these are the devices which is used to measure a very small distances. In practical life, to measure the distance, meter scale, spherometer, vernier calipers, that kind of instruments are used for the measurement of the practical distances. But for the very large distance, like a distance from the earth to the other planet or size of a planet, very large distance like a distance from earth to the planet, size of planet. So for that a very large distances, we are using some indirect method like a parallax method. So that thing we had discussed so far. So today we are going to discuss the measurement, remaining part of the measurement of the length, and then after we discuss the measurement of mass and measurement of time. So friends, tomorrow you have exams as well. आपका एवरी संडे को अभी एग्जाम रहेगा, तो आपका कल एक एग्जाम है. वो एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें मैं क्या पूछने वाला हूं, मैं वो लास्ट लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा. सो एवरी संडे यू विल बी हैविंग एग्जाम्स नाउ एंड ऑनवर्ड्स, और एग्जाम का जो सिलेबस है और क्या है कल के एग्जाम के लिए वो मैं लास्ट में बता दूंगा. तो अभी किसी को कुछ पूछना है मुझे, वो कुछ बोल रहा था, कोस्ताव बता रहा था कुछ डाउट है, बताओ कोस्ताव. हेलो सर. सर बोलिए. सर ये रेजोल्यूशन पावर का मतलब क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर इज इट इज अ सिंपल मीन एज अ लीस्ट काउंट. उससे मिनिमम हम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं. ओके सर. और सर क्वेश्चन और नंबर एक मिनट बताओ, मैं दिखाऊं आपको, बताओ उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन पावर का प्रॉपर मीनिंग ऐसा है कि उसका रिजोल्व करने का एबिलिटी. अब रिजोल्व करने का एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मेजर. दो पास में दो ऑब्जेक्ट है, वो अगर बहुत ही पास है तो इट कैन बी कंसिडर टू बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट. जैसे आपको पता है कि मेटल है, मेटल, तो आपको पता है मेटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं. और पॉजिटिव आयंस के बीच के जो स्पेसिस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव होते हैं. बट क्या वो हमको दिखाई देते हैं? नहीं सर. तो हमारी जो आंख है वो ये आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स को रिजोल्व नहीं कर पाती है. बट उसी चीज को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा होता तो मैं क्लियरली देख सकता कि वहां आयन के बीच में स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. रिजोल्व करने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली दिखा सकती है. और उसका रिजोल्यूशन 0.6 एंगस्ट्रॉम है. इसका मतलब ऐसा हुआ कि 0.6 एंगस्ट्रॉम जितने डिस्टेंस पे अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वो उसको सेपरेट कर पाएगा. उससे ज्यादा डिस्टेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा है तो वो सेपरेट कर ही पाएगा, बट मिनिमम कितना तक वो सेपरेट कर पाएगा? 0.6 एंगस्ट्रॉम तक. मतलब उसको सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि वो 0.6 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस तक मेजरमेंट कर सकता है, इन सिंपल. ओके सर. और बताओ. सर क्वेश्चन नंबर 14 में और
क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है थोड़ा। बोलो क्या पूछना है, पूछ लो। वो प्लेनेट का डायमीटर वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया सर, उधर एंगल कहाँ से बन रहा है। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? नंबर 10 ये चला गया। हाँ तो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है आपको? सर ये थियरी में ऐसा लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंगल सबटेंडेड एट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज एंगुलर डायमीटर अल्फा। उसका मतलब पता नहीं चला। हाँ गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। ओके सर। तो मैं देखा हूँ क्या क्या लिखना चाहिए, मैं बताऊँ आपको क्या लिखना चाहिए, मैं बताऊँ आपको। ऐसा लिखना चाहिए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एंगल सबटेंडेड, फिर एट नहीं आना चाहिए, एंगल सबटेंडेड बाई आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बाई। एंगल सबटेंडेड बाई द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। नाउ इट इज क्लियर? यस सर, अभी क्लियर है। यस यस इट शुड बी लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इट शुड बी लाइक दिस। अंडरस्टूड? यस सर। It is the angle subtended on the earth but by the diameter of the planet. Angle subtended on the earth by the diameter of the planet, and that is why it is named as a angular diameter. और बस इतना ही था, और क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा डाउट। अच्छा, तो ये 10th में थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। बोलो 14। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 में बी अपॉन डी और उसको प्रोनाउंस क्या करता है? हाँ, इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो क्या? इसकी बात कर रहे हो आप? बी बी अपॉन डी वो लेस देन वो है ना उसकी। इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि b अपॉन डी इज अ वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब ऐसा हुआ कि जो b है, वेर b इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये b है, तो b इज अ मच मच स्मॉलर देन d। इसका मतलब ऐसे, d को मैंने यहाँ पे ले गया, मतलब ये d बहुत ही ज्यादा है, ये जो d है वो बहुत ही ज्यादा है। तो d बहुत ज्यादा होने से क्या होता है कि जो एंगल होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई द एंगल इज वेरी स्मॉल। जैसे आप बहुत जितने भी दूर जाओगे, जितने भी देखो नजदीक अगर एंगल फॉर्म होता है तो वो बड़ा होता है, बट जितने आप दूर जाओगे, जितने दूर जाओगे वो इतना एंगल कम होता जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बी में बी है वो डी से बहुत कम है, मतलब डी बहुत ज्यादा है, तो डी जितना ज्यादा होगा उतना एंगल कम होगा, वही लिखा हुआ है देखो। और एंगल कम होने से क्या होता है? एंगल कम होने से ऐसा होता है कि आर्क ए बी कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेगमेंट ए बी। तो अगर एंगल कम है तो क्या होगा कि आर्क ए बी जो है कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेगमेंट ए बी। इज इट क्लियर? यस सर। ये समझ में आया आपको? यस सर। ऐसा हुआ कि यस सर। हाँ, डी कैपिटल डी बहुत ज्यादा है, और डी जितना ज्यादा रहेगा उतना एंगल कम रहेगा यहाँ पे। ओके, चलो 14 में क्या पूछना है? सर 14th में ये डिटरमाइन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, उसका मतलब वो डेरिवेशन किया है ना, वो पता नहीं चला। कौन सा डेरिवेशन? ये बॉक्स में लिखा हुआ है वो। हाँ सर, उधर से स्टेटमेंट का तो कुछ नहीं पता चला, फिर ये एनवी मल्टीप्लाइड बाय नहीं, वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बॉक्स का चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ये ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन है, इसको जरूरत नहीं है। ये पूरा मतलब एक मेथड है, ओलिक एसिड का साइज मेजरमेंट करने का मेथड है। अगर आपको सीखना है तो अलग से मैं आपको उसमें लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में सिखा दूंगा, बट अभी ये मेथड आपका समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसा पढ़ोगे तो ये क्या किया हुआ है आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। सर जो बॉक्स के बाहर है वही पढ़ना है। हाँ, आपको यस सर, इसमें नहीं अभी आता। वही पढ़ना है। मैंने आपको बताया था ना लेक्चर में कि ये जस्ट एक मेथड है, अगर सीखना है तो मैं अलग से उसको पूरा कराऊंगा। ये आप सर 11th के सिलेबस में है ये मेथड? ये वैसे सिलेबस में है ऐसा कह सकते हैं कि, बट पूछने के लिए नहीं है, वो आपका इंफॉर्मेशन के लिए है ओनली, द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट।
नॉलेज, इट इज फॉर योर नॉलेज। अगर आपको करना है तो मैं करवा दूंगा लास्ट में, बट वो एग्जाम के लिए पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। बट इसका मेन एम क्या है कि ये मेथड के द्वारा हमने ओलिक एसिड मटेरियल का, उसके ओलिक एसिड का जो मोलिक्यूल है उसका साइज हमने डिटरमाइन किया है। वो कैसे डिटरमाइन करना होता है वो पूरा चीज ये मेथड में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके सर। ओके, बट अभी उस मेथड को अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कैन वी प्रोसीड? यस सर। ओके, Yes, sir. so anything else anybody wants to ask apart from this? No, sir. Okay, let us move. अच्छा, किसी का मैसेज आया था कि कुछ स्कूल में लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं ऑनलाइन, तो कौन है, कोई है ऐसा जिसमें मॉर्निंग के सेशन में स्कूल में लेक्चर है किसी को? यस सर, क्या होता है टाइम? 8 to 11 अरे 8 to 1 तो कौन से स्कूल है डिवाइन लाइफ। और स्टार्ट हो गया अभी क्या आपका? हाँ हो गया सर, मंडे से हो गया स्टार्ट। मंडे से स्टार्ट हुआ। अच्छा, वो भाविक नंदा किसी को, कोई किसी को भाविक को पहचानते हो? भाविक नंदा को कोई पहचानता है? यस सर, यस Yes, सर, यस sir. सर। तो वो कौन से स्कूल में है? वो भी Divine डिवाइन Divine लाइफ life में है। में है, sir. अच्छा, और कौन कौन से डिवाइन लाइफ में है? Sir, मानव में। अच्छा, तो अभी आप स्कूल के लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो, ऐसा होता है? नहीं सर कर रहा है। तो कैसे करोगे आप स्कूल का लेक्चर? मीन्स आपके लेक्चर वाला जो होता है वो मिस होते हैं, बाकी कर रहे हैं, पर ट्रांसफर अटेंडेंस ले इसलिए करना पड़ता है अभी। अच्छा, तो लास्ट में कुछ अगर टाइम का सेट होता है तो हम करेंगे कुछ टाइम का सेटिंग लास्ट में। लेट्स डिस्कस ऑन द लास्ट, ओके, अगर कुछ हो पाएगा तो। यस सर। ओके, ओके, सो फ्रेंड्स, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 हमने डिस्कस किया था लास्ट में, राइट? और मैंने आपको बताया था कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो हमको यहाँ पे 3 चीज डिस्कस करना है: एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है वो समझ लेते हैं। सर बोलो सर सर बोलो। आपकी आवाज चिपक चिपक के आ रही है। हाँ सर, आवाज अच्छा, आवाज अभी प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। अभी आप सुन पा रहे हो? अभी अभी यस हाँ, सर। अभी सर सुन पा रहे हैं। हाँ, वो कभी कभी क्या होता है कि मैसेज, मोबाइल के अंदर मैसेज या फोन आता है ना, तो फॉर दैट पर्टिकुलर माइनर मोमेंट थोड़ा लेग होगा, बिकॉज ये मोबाइल के नेट से चल रहा है ना, इसलिए। ओके सर। हाँ, अभी आप सुन पा रहे हो ना क्लियरली? यस सर। यस सर। तो थोड़ा कभी कभी थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कभी कभी। ओके, देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज कंसिडर्ड टू बी अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर ये एवरेज वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? तो शायद आपको पता होगा कि जो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स are revolving around the sun, but their path are not exactly the circular. They are orbiting on the electrical and the elliptical path. Earth and other planet are revolving around the sun, not exactly in the circular path. They are orbiting with the elliptical path. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोज कि ये सन है और सन के आसपास अर्थ जो है उसका जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है। कोई एक लोकेशन ऐसा होता है अर्थ का कि जो सन से बहुत ही नजदीक होता है, और
एक लोकेशन ऐसा भी होता है अर्थ का जो सन से बहुत ही दूर होता है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है। तो इसका एवरेज जो होता है दैट इज नोन एज अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो फ्रेंड्स, आप ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हैं, समझ में आया आपको? यस सर। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. Just a minute. So the average distance between the Earth and Sun is considered to be a 1 astronomical unit. 1 astronomical unit, its value is a 1.496 10 raised to 11 meter. So this is the astronomical unit. सर हाँ बोलो। सर मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हर सेकंड चेंज होती रहेगी ना? नहीं, मैंने तो एवरेज निकाल दिया ना। अब एवरेज निकालने बाद तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। देखो ये 3, 4 एंड 5 वो सब वेरिएबल है, बट उसका एवरेज निकालते हो तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो तो फिक्स्ड हो जाएगा ना। ये फिक्स्ड है, देखो एवरेज 1.496 10 to -11। ये डिस्टेंस खुद वेरिएबल है, डिस्टेंस वेरिएबल है, बट उसका एवरेज निकालने बाद जो वैल्यू आएगा तो वो तो फिक्स ही रहेगा ना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सर हाँ, and that is why the average word is written. ध्रुवम नीचे बैठो, जो तो आए टीवी में वो तो फोटो में आई जाए तू बैठ जाएंगे तो बच्चा है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ये एवरेज लिखने का मीनिंग ही ऐसा है। वो डिस्टेंस जो होता है, ये जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, उसी को इसीलिए तो उसको इसीलिए तो यहाँ पे एवरेज वर्ड लिखना होता है। एंड दैट डिस्टेंस इज कम्स आउट टू बी 1.496 10 to 11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? अब दूसरा बात जो है, अब दूसरी जो बात है 1 AU हमने डिस्कस किया, एंड द सेकेंड वन इज द लाइट ईयर। तो एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग लाइट ईयर, बोलो समझ में क्या सोच, नाम सुन के क्या लगता है आपको? लाइट ईयर मतलब क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। लाइट ईयर कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए? वो Distance traveled by light in 1 year. yeah, light year, it is a distance traveled by light in one complete year is considered to be a 1 light year. अब आपको ये पता होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपको ये भी पता होगा, मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है क्या आपके कंप्यूटर मोबाइल में? Yes, sir. ओके। स्पीड इज इक्वल्स टू, आपको ये पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? Speed into time. स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। तो मुझे डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ही फाइंड करना है। अब स्पीड तो लाइट का आपको पता है कि 3 × 10⁸ है। कितने टाइम देना है हमको, कितना टाइम तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना है? तो 1 ईयर में, 1 ईयर मतलब 365 days. 365 डेज, बट मतलब मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो मतलब टाइम को मुझे सेकंड में लेना पड़ेगा। तो 365 नहीं चलेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड 1 days is equal to 24 × 3600 seconds.
तो इसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, फ्रेंड्स गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर अलाउड है, सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट बोर्ड के गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है। तो सीबीएसई वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें मोस्टली कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 9.46 10⁻15 मीटर आंसर आएगा। So this is a 1 light year distance. सर बोलो। सर ये स्पीड वो स्पीड किसका है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ लाइट का, द लाइट इज वैक्यूम, वो लाइट का वेलोसिटी मतलब सन रेज। लाइट का मतलब ऐसा हुआ कि सन रेज। ओके सर। ओके, यस सर। दैट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ 1 लाइट ईयर। तो आपको ये वैल्यू याद रखना है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। अब जो थर्ड वन इज अ पार्सेक, मुझे अब पार्सेक समझाना है। तो पार्सेक क्या है, तो वो समझाने के लिए मैं अभी पार्सेक के लिए अभी मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पार्सेक। जस्ट लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। एक मिनट, इसको अभी मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, बच्चे को ठीक करता हूँ अभी। रोहन, so I think in your screen, I think you are able to see the whiteboard. Am I right? Yes, sir. Okay, fine. चलो अभी हमको क्या समझना है, बोलो, बताओ मुझे, क्या मुझे सिखाना है आपको? Parsec. पार्सेक। तो पार्सेक क्या है? तो डिस्टेंस एट विच one astronomical unit subtend an angle of 1 second, that distance is considered to be a 1 parsec. तो क्वेश्चन इज दैट के क्या बोले सर, समझ में ही नहीं आया। अभी समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं। अ डिस्टेंस एट विच one astronomical unit subtend an angle of 1 second, that distance is considered to be a 1 parsec. तो क्वेश्चन इट अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बताऊं क्या है चीज। अज्यूम कर लो कि ये जो ए बी डिस्टेंस है, यहाँ पे अज्यूम करो कि ये ए है और ए बी है, एंड दिस डिस्टेंस इज अज्यूम टू बी अ 1 AU। अच्छा, अब ये जो 1 AU डिस्टेंस है, तो अगर वो इसमें यहाँ पे मैं नजदीक कोई मैं सोचता हूँ कोई पॉइंट, तो वहां पे जो एंगल सबटेंड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, बट अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाऊं, तो जितना भी उसको मैं दूर ले जाऊंगा, तो वो जितना डिस्टेंस मैं ज्यादा करूंगा, मतलब ये पॉइंट को मैं दूर ले जाऊंगा, तो उतना ही ये एंगल, बताओ मुझे, एंगल बढ़ेगा या डिक्रीज, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease होगा। तो मुझे वो डिक्रीज करके कहाँ तक ले जाना है, वो डिक्रीज करते 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 6 seconds. 1 सेकंड तक ले जाना है मुझे, उसको 1 सेकंड तक ले जाना है डिक्रीज करके। तो वो जितने डिस्टेंस पे वो एंगल 1 सेकंड होगा, उसी को हम बोलेंगे 1 पार्सेक। तो मतलब ये, मतलब सपोज कि ये जो पॉइंट है लास्ट वन, वो 1 सेकंड फॉर्म कर रहा है, तो बाकी के सब मैं निकाल दे रहा हूं। ओके, तो अब सपोज के यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 1 सेकंड फॉर्म हो रहा है। तो एंगल सबटेंडेड बाय a distance at which
one astronomical unit subtend an angle of 1 second. That distance is considered to be a 1 parsec. तो अब आपको समझ में आया ये 1 parsec क्या होता है? सर रिपीट करो ना थोड़ा। सिंपल सी चीज है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो जिस डिस्टेंस पे 1 सेकंड एंगल सबटेंड करेगा वो डिस्टेंस जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड 1 पार्सेक। सर हाँ बोलो। सर मतलब इधर AO 1 पार्सेक हुआ ना? AO भी 1 पार्सेक हुआ, BO भी 1 पार्सेक हुआ। AO भी 1 पार्सेक हुआ, BO भी 1 पार्सेक हुआ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल ओके सर। कितने डिस्टेंस के द्वारा 1 AU डिस्टेंस के द्वारा जहां पे 1 सेकंड एंगल फॉर्म हो रहा है वो जो डिस्टेंस है उसको 1 पार्सेक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? 1 Yes, sir. यस सर। यूनिट के द्वारा जिस डिस्टेंस पे एंगल 1 पार्सेक एंगल 1 सेकंड फॉर्म होता है वो डिस्टेंस जो है उसको 1 पार्सेक बोलते हैं। इज इट अंडरस्टूड नाउ? Yes, sir. चलो, और मुझे ये 1 पार्सेक को मेजर करना है, मुझे उसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं एंगल का डेफिनेशन अप्लाई करूंगा। तो एज वी नो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अब सोच के बताओ कि यहाँ पे पॉइंट O पे कंपास रखा हुआ है, तो अब एंगल को थीटा बोलते हैं, तो आर्क कोई मुझे बताएगा कौन सा आर्क लेना चाहिए, कौन सा AB. AB arc, AO भी और आर्क लेना BO चाहिए, और रेडियस, AO radius. हाँ OA AO रेडियस लेना चाहिए। सही चलेगा ये? यस सर। तो एंगल तो 1 सेकंड है, AB कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल, एंड OA कितना है 1 parsec. 1 पार्सेक है। तो मुझे 1 पार्सेक फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा 1 AU को 1 सेकंड से डिवाइड करूंगा। बट फ्रेंड्स व्हेन यू अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल मस्ट बी टेकन इन द Radian. रेडियन। आपको एंगल रेडियन में ही कंसीडर करना है। तो 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होता है, आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का होता है 9.46 into 10 to the power of 15. 1.496। वो तो आप जो बोल रहे हो वो लाइट ईयर का बोल रहे हो। ओके 1.496 10⁻11 मीटर अपॉन 1 सेकंड। चलो 1 सेकंड नहीं चलेगा, क्या करना चाहिए? Radian में convert. तो हमने लास्ट लेक्चर में 1 सेकंड का रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है, याद है किसी को? क्या फ्रेंड्स आप होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो? 4.85 into 10⁻⁻6. कौन बोला? सिद्धि। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। वैसे हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 1 सेकंड इज इक्वल्स टू π/180 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60। तो ये जो आंसर मिलेगा वो भी 4.85 10⁻⁻6 मिलेगा। बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये डायरेक्टली पता है तो। अगर आपको ये डायरेक्टली पता है तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इन प्लेस ऑफ 1 सेकंड आई कैन राइट 4.85 10⁻⁻6। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 3.08 10⁻16 मीटर। ये 1 पार्सेक का आंसर मिला। तो नाउ are you able to understood how to find the 1 parsec distance and what is its value? Yes, sir. क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. ओके गुड। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि 1 पार्सेक का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो क्या लिखोगे आप? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पार्सेक, तो क्या लिखोगे आप? L1. 0 L1 T0 L1. हाँ, तो अगर कोई ऐसा पूछता है कि पार्सेक 0 L1 T0 लाइट ईयर या पार्सेक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
तो ये जो सारे जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 ही होता है, बिकॉज ऑल द थ्री आर मेजर, इट इज अ डिस्टेंस मेजरमेंट, ये ऑल द थ्री आर शोइंग अ डिस्टेंस, तो वो सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 ही होता है। तो फ्रेंड्स ये पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर के बारे में जो भी कहना था वो खत्म हुआ। लेट्स वंस अगेन गेट बैक टू द आवर ओरिजिनल नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा, और ये 16 में यहाँ पे 1 सेकंड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, 16th क्वेश्चन में देखो आपने एक 1 सेकंड का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वो उसको आपके लिए उसका जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता ही है। क्या डायरेक्ट क्या इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली हम? 4.85 into 10 power minus 6. 4.85 10⁻⁻⁶ लिख दो, चलेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? देखो Yes, sir. स्मॉलेस्ट लेंथ फाउंड इन द नेचर, जो हमारे ध्यान में, हमारे कंसिडरेशन में है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ वो 10⁻⁻15 मीटर है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻14 है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का साइज ऑब्वियसली न्यूक्लियस से भी कम होगा। तो जो स्मॉलेस्ट साइज है वो 10⁻⁻15 है। The smallest size is a 10⁻⁻15 meter, and the largest distance, which is we know that is a 10⁻26. आपको ये पूरा जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 3 चीज याद रखना है, खाली 3 चीज यहाँ पे आपको याद रखना है। कौन कौन से 3 चीज आपको याद रखना है? साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, प्रोटॉन का साइज, न्यूक्लियस का साइज, एंड आपको साइज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये 3 चीज आपको याद रखना है। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। तो अब ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। फ्रेंड्स, मास का मेजरमेंट की बात अब हम करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट द थिंग इज, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मास क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट मैं आपको ये बताऊंगा। चलो कोई मुझे बताएगा, आप में से किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट? सर बोलो। यस सर। बोलो, बताओ। वेट सर मास हर जगह मास सेम और होता है, और जो वेट होता है वो सर वेरी करता है ग्रेविटी के द्वारा। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है। तो मास क्या है एक्चुअली? Mass is the amount of the Is a- matter contained in हाँ, इंटरनल प्रॉपर्टी of a material. Mass is an internal property of material which is independent, independent of external parameters like a pressure, temperature, electric field, magnetic field. It is independent of external parameter. तो मास इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। बट वेट क्या है पता है आपको? वेट इज नथिंग बट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट क्या है? तो वेट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, and that is given by the symbol, that is given by the weight can be found by the mg, m into g.
हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बोलते हैं कि मेरा वेट 50 किलो है, मेरा वेट 100 किलो, 100 तो नहीं बोलते हैं, 50 या 60 बोलते हो गया। तो ये जो चीज है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट ही गलत है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, बिकॉज वेट का यूनिट केजी आता ही नहीं है। वेट क्या है? वो तो फोर्स है भैया, वेट जो है वो तो फोर्स है। तो वेट का यूनिट क्या लेना चाहिए मुझे? न्यूटन। लेना चाहिए। मास का यूनिट केजी होता है। तो हम ये जो बोलते हैं ना कि भाई मेरा वेट 50 केजी है, मेरा वेट 70 केजी है, वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोलना क्या चाहिए? मेरा मास 50 केजी है, मेरा मास 70 केजी है, ऐसा बोलना चाहिए। बट ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मिस्टेक है, अमेरिका वाले भी ऐसा ही बोलते हैं, मेरा वेट 50 केजी, ऐसा ही बोलते हैं। बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये रॉन्ग है। अंडरस्टूड? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके। तो ना देखो, ये वेट जो है वो जी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अलग अलग जगह पे ग्रेविटी का इफेक्ट अलग अलग होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वेट जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग जगह पे वेट का वैल्यू अलग अलग होता है। बट मास जो है वो फिक्स्ड होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। फ्रेंड्स, कोई दिल्ली गया? दिल्ली में नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है, किसी ने देखा है? एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नो सर। तो अभी कभी दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाओ आप, तो ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी डेफिनेटली वहां पे देखना। तो वहां पे मतलब जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है ना, जो इंस्ट्रूमेंट, स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो वहां पे रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं कि आपके मोबाइल में जो क्लॉक होता है वो दो हिसाब से होता है। आप खुद भी उसको सेट कर सकते हो या ऑटोमेटिकली सेट हो क्या इंटरनेट टाइम आता है। वो इंटरनेट टाइम कौन सा होता है? मोबाइल के अंदर जो IST, हाँ, वो आईएसटी। आईएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। नहीं नहीं नहीं, ये इंडियन होता है। इंटरनेशनल में तो अलग अलग Indian standard. अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्री के टाइमिंग अलग अलग होते हैं। तो ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड। अब वो कौन डिसाइड करता है? कोई ना कोई तो उसको डिसाइड करना, किसी को तो वो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वो कौन डिसाइड सर इलाहाबाद, इलाहाबाद सेंट्रल पॉइंट हाँ, तो मींस वहां से लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूड होता है ना। नहीं, ये जो डिसाइड होता है वो ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में होता है। वहां से वहां पे एटॉमिक, 4 एटॉमिक क्लॉक वहां पे रखा हुआ है, 4 एटॉमिक क्लॉक। तो वो 4 क्लॉक के द्वारा ये टाइम का वहां से, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहां से वो एटॉमिक क्लॉक के द्वारा डिसाइड होता है। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा मेजरमेंट का जो चीज है वो उसको उसके लिए पूरा एक लेबोरेटरी है हमारे इंडिया में। वहां से ये सारा वेट, मतलब मास का, लेंथ का, टाइम का मेजरमेंट उसके द्वारा कंट्रोल होता है। वहां पे सब मेजरिंग, स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस वहां पे है, और जिसके द्वारा पूरे इंडिया में वो उसका उसके हिसाब से पूरे इंडिया में सब कुछ चलता है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास क्या है वो मैंने आपको बताया, एंड मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया। देखो लिखा हुआ है कि ये जो पूरी चीज, आज का जो पूरा लेक्चर है वो वापस से इंफॉर्मेटिव है, समझाने के बदले वो आपको मतलब इंफॉर्मेटिव ज्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मास. Mass is an inherent property of any body. Mass do not depend on the temperature, pressure, location of the object in a space. It is not depend on the external parameter. Its SI unit is a kilogram. देखो अब आया, the prototype of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weight and Measure. तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, मतलब ये इंटरनेशनल एक बॉडी है। तो वो पूरे वर्ल्ड में जो मेजरमेंट, पूरे वर्ल्ड में जो मेजरमेंट कंट्रोल करती है वो ये इंटरनेशनल बॉडी है। और इंडिया में जो है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो इंडियन का सब कुछ मेजरमेंट को कंट्रोल करती है। तो प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल
standard kilogram supplied by the International Bureau of Weight and Measure are available in many other laboratories of different countries. हमारे इंडिया में भी वो अवेलेबल है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो जो इंटरनेशनल बॉडी ने जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप प्रोवाइड किया हुआ है, स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम का मेजरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में भी पड़ा हुआ है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स न्यूक्लियस के साथ कंसर्न्ड है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। जस्ट मिनट, आई नीड टू ड्रिंक दैट वाटर, जस्ट लेट मी गो। 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ वापस से पानी पी के। टिल नाउ आप क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर सकते। 18 आप क्वेश्चन नंबर 18 आपको रीड करो ना, उसमें क्या लिखा देखो ना। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर डिस्कसिंग द मेजरमेंट ऑफ मास। तो हमने ऐसा डिस्कस किया कि भाई ये जो कंट्रोल होता है, जो मेजरमेंट, वो कहाँ पे होता है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो आर यू एबल टू हियर मी? क्या मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है? Yes, sir. ओके फाइन, बोलो। हाँ बोलो। आपने एक स्टेटमेंट बोला कि मास इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल पैरामीटर। वो एक्सटर्नल पैरामीटर का मतलब ये लिखा ना, एक्सटर्नल पैरामीटर मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ये लिखा देखो, टेम्परेचर, प्रेशर, उसका पोजीशन, लोकेशन। सर इसका मतलब पता नहीं चला। अरे एक्सटर्नल पैरामीटर मतलब मैं हूं, मैं तो मेरे आसपास कितना प्रेशर है, मेरे आसपास का टेम्परेचर क्या है, वो सब मेरे लिए एक्सटर्नल पैरामीटर हो गया। समझ में आया? ये पेन है, पेन, तो पेन के आसपास टेम्परेचर क्या है, पेन के आसपास प्रेशर क्या है, पेन का लोकेशन क्या है, वो सब पेन के लिए एक्सटर्नल पैरामीटर हो गया। यस सर, पता। अगर पैरामीटर वर्ड में समझ में ना आया तो एक्सटर्नल कंडीशन में लिख देता हूं, बराबर है? ओके, यस अंडरस्टूड नाउ? यस सर। ओके, तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियस का डिस्कशन होता है।
कोई मुझे बताएगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? Protons and neutrons. न्यूट्रॉन मेसॉन। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो तो उसके जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं उसका जो मास है वो तो बहुत ही कम है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास बहुत ही कम है, तो 1 किलोग्राम यूनिट becomes a very much large here. 1 kg unit becomes a much large here. तो यहाँ पे कुछ छोटा वाला यूनिट डिजाइन करना चाहिए, छोटा वाला यूनिट डिफाइन करना चाहिए। तो when we deal with the nuclear physics, a small unit, atomic mass unit is defined. अब क्वेश्चन ऐसा है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो कार्बन 12 का जो एटम है उसका पूरा कार्बन 12 का मास फाइंड कर दो और उसको 12 से डिवाइड कर दो। मतलब आई कैन से 12th part of inexcited carbon 12 atom. इनएक्साइटेड का मतलब ऐसा हुआ कि कार्बन में से एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, वो कंप्लीट कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो a 12th part of the mass of inexcited carbon 12 atom is defined as a 1 atomic mass unit. देखो आपके एग्जाम के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशंस, प्रिंसिपल, लॉ, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये बेसिकली ये सब चीज पूछते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो a 12th part of the mass of inexcited carbon atom is defined as an atomic mass unit, and if we find इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, और उसका वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो 1.66 10⁻27 kg होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। वो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जितना है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास जितना होता है। तो ये क्वेश्चन एसक्यू एज ए एसक्यू पूछ सकते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन आइसोटॉप इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज अ 1 atomic mass unit, and that's value is equals to 1.66 10⁻27 kg. तो पहले मैंने मास एंड वेट के डिफरेंस जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मास का मेजरमेंट कौन से यूनिट में, कौन से यूनिट के द्वारा, उसका न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन सा यूनिट यूज होता है वो मैंने आपको बताया। अब मेजरमेंट की बात अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेजरमेंट की बात तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मास का मेजरमेंट कैसे होता है? तो मुझे आप बताओ, आप अगर कभी भी बाजार में जाते हो तो बाजार में आप कभी ये ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो वहां पे कैसे मेजर करते हैं वो मास को? बताओ मुझे। ग्राम एंड किलोग्राम। हाँ, वो तो उसका यूनिट है, बट कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वेइंग स्केल। हाँ, तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल आ गया, बट पहले बैलेंस का यूज होता था। वो पता है आपको बैलेंस? एक साइड स्टैंडर्ड मतलब 1 kg का वो रखते थे और यस सर, ऑब्जेक्ट टोन रखते। हाँ, वो तोल। तोल माप बोलते हैं ना, तोल माप। तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले मतलब जनरली द मेजरमेंट ऑफ द मास इज इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द फिजिकल बैलेंस के द्वारा उसका ये मेजरमेंट होता था। बट अगर बहुत ही लार्ज मास है, जैसे मास ऑफ प्लैनेट है, स्टार है, तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा? तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटी, चैप्टर नंबर 8 का नाम ही ग्रेविटेशन है। 11th स्टैंडर्ड में आपका 8th चैप्टर है, उसका नाम ही ग्रेविटेशन है। तो वहां पे हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी हेल्प अस टू फाइंड द मास ऑफ अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक अ प्लैनेट एंड स्टार्स। तो ये प्लैनेट, स्टार्स एटसेट्रा का मास अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम
कोई ऑब्वियसली कोई हमारे पास ऐसा थोड़ी बैलेंस होगा, कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी होगा नहीं कि जिसके ऊपर हम सन को रख दे और उसका मास फाइंड कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर बहुत बड़ा मास अगर मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमको कोई मेथड का यूज करना पड़ेगा, एंड वो जो मेथड है दैट इज नथिंग बट इट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वेरी लार्ज मास कैन बी फाउंड बाय द हेल्प ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में किसके द्वारा मास का मेजरमेंट होता है उसकी बात खत्म की, वेरी लार्ज मास किसके द्वारा मेजर होता है उसकी बात भी खत्म हुई। बट अगर मुझे बहुत ही छोटे मास एटम्स का या मोलेक्यूल का मास मेजर करना है, एटम या मोलेक्यूल का मास मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज होता है। कोई एटम या मोलेक्यूल का मास को मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफी इज यूज्ड। तो इसके मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल होता है, तो चार्ज पार्टिकल को आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखना होता है, और वो वहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसका रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा। और ये जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होता है वो उसका रेडियस मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। वैसे मास स्पेक्ट्रोग्राफी का जो मेथड है वो इंजीनियरिंग में आपको आएगा, सो एट दैट टाइम यू विल बी गेटिंग द क्लियर कट आइडिया। बट अगर यहाँ पे मैं आपको खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मास स्पेक्ट्रोग्राफी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है, और उसका जो रेडियस होता है वो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन के ऐसा डिपेंड होता है। तो उसके द्वारा मास का मेजरमेंट होता है। वो कैसे, वो पूरा चीज आपको फ्यूचर में आएगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड मास स्पेक्ट्रोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको खाली इतना ही याद रखना है कि बहुत ही कम मास है, जैसे मास ऑफ एटम मोलेक्यूल है, तो उसका मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो मास स्पेक्ट्रोग्राफी का मेथड यूज होता है। उसमें क्या होता है? तो उसमें चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसका जो रेडियस होता है वो मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बस इतना याद रखना है, बाकी पूरा चीज आपको फ्यूचर में आने वाला है। तो यहाँ पे 3 MCQ हुए। प्रैक्टिकल लाइफ में मास का मेजरमेंट के लिए किसका यूज होता है? तो बैलेंस का यूज होता है, फिजिकल बैलेंस। लार्ज मास लाइक मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ स्टार, तो उसके लिए क्या यूज होता है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी यूज होता है। एंड वेरी 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 स्मॉल मास के मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है। तो ये 3 चीज आपको यहाँ पे याद रखना। इज दैट क्लियर टू यू? सर हाँ बोलो। सर वो मास स्पेक्ट्रोमीटर में वो मैकेनिज्म क्या है, एक बार वापस बताएंगे? मैकेनिज्म में मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आएगा, वो फ्यूचर में आपको पढ़ना आएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस के वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होता है वो पार्टिकल के मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एम। क्या लिखा देखो, in this measuring, in this instrument, radius of the trajectory of the radius of trajectory is proportional to the mass of a charged particle moving in the uniform electric and magnetic field. Is that clear? अब यस सर। यस सर। ये चीज आपको याद, आपको इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज अभी आप पढ़े ही नहीं है मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो रियलाइज कैसे करोगे? ये एज ए इंफॉर्मेशन अभी आपको याद रखना पड़ेगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर जब पढ़ोगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ ये हो रहा है। अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको रियलाइज नहीं होगा, बट यू विल लर्न इट इन द फ्यूचर। ओके, देखो हमारे ध्यान में जो सबसे छोटा लेंथ था हमारे ध्यान में, वो छोटा लेंथ जो था वो 10⁻⁻15 मीटर का था, एंड सबसे बड़ा जो लेंथ था वो 10⁻26 था। तो सिमिलरली हमारे समझ शक्ति में, हमारे अभी अब तक जो ह्यूमन बीइंग ने जो कुछ इन्वेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट मास, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं रेंज ऑफ मास। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो दैट इज अ रेंज ऑफ मास है। तो हम जब तक जितना हम जानते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट मास है, तो जो
सबसे कम मास हमने अभी तक फाइंड किया हुआ है, दैट इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसका मास ऑलमोस्ट 10⁻³ kg है. एंड मास ऑफ द होल यूनिवर्स इज 10⁻55 kg. तो ये सबसे कम वाला मास है, ये सबसे बड़ा वाला मास है. तो हम जितना जानते हैं यूनिवर्स को, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट मास प्रेजेंट is a 10⁻³ kg and the largest mass that we know, that is a 10⁻55 kg. So that is the range of mass. Is that clear? तो मास का रेंज कहां से कहां तक का है? तो 10⁻³ kg से शुरू करके 10⁻³ kg से शुरू करके 10⁻55 है. Is that clear? यस सर. Yes. हाँ, ये इंफॉर्मेशन है. वैसे एक टेबल दिया हुआ है, तो टेबल के अंदर मास, अलग अलग ऑब्जेक्ट के मास दिया हुआ है, बट आपको वो सारा याद नहीं रखना, आपको फर्स्ट एंड लास्ट ही याद रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 10⁻30. 10⁻30 एंड मास ऑफ द होल यूनिवर्स इज अ 10⁻55. तो अब ये मास का मेजरमेंट का टॉपिक खत्म हुआ. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मेजरमेंट ऑफ अ टाइम. मास का कंप्लीट हुआ, अब मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. चलो, कोई मुझे बताएगा कि हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकंड्स. नहीं, वो तो उसका यूनिट है. Minutes and hours. हाँ, वो तो उसका यूनिट है. हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? क्लॉक. क्लॉक. ओके. ऐसा सोचो कि क्लॉक का इन्वेंशन नहीं हुआ है. आप जो रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक देखते, सोच लो, मान लो कि उसका इन्वेंशन सर वो सनराइज से वो इंस्ट्रूमेंट है Position of सही the बात sun. है. So, इन द पोजीशन ऑफ एंशिएंट, सन. हाँ सही बात है. इन द एंशिएंट टाइम the shadows formed by the sun was used for the measurement of time, and that is why it is known as a solar clock. उसको सोलर क्लॉक बोलते हैं. जयपुर एंड दिल्ली में जंतर मंतर है, आपको पता होगा. जयपुर में भी yes, sir. है. तो वो सोलर क्लॉक के द्वारा पहले एंशिएंट टाइम में उसका टाइम का मेजरमेंट ऐसे होता था. उसके बाद आपको शायद पता होगा कि पेंडुलम का इन्वेंशन हुआ, और पेंडुलम के मैकेनिज्म पे काम करता हो ऐसे क्लॉक का इन्वेंशन हुआ. आप पेंडुलम वाला क्लॉक देखा होगा, देखा है किसी ने? यस सर. नहीं, Yes. आप तो नहीं, गलत बात है. आप जो देखते हो ना, वो तो शो के लिए है. वो खाली पेंडुलम हाँ. लटकता है, वो तो शो के लिए होता है. वो ऐसा नहीं. बहुत पुराने जमाने में ऐसा था कि पेंडुलम अगर चलता नहीं, अगर पेंडुलम अगर काम करना बंद हो जाएगा ना, तो क्लॉक भी बंद हो जाएगा. मतलब सर रियल लाइफ में नहीं देखा, पर उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करके यूट्यूब हाँ. पे उसके ऊपर वीडियो देखी है. हाँ, वीडियो देखा होगा. तो अगर आपके मतलब ग्रैंडफादर या उसके पास शायद हो गए, मतलब ये आपके विलेज में ऐसा जहाँ से आपका नेटिव है, तो वहाँ पे शायद रखा होगा आपके मतलब दादा परदादा ने, तो वहाँ पे शायद आपने देखा हो. तो बट अभी जो आते हैं वो तो शो के लिए होते हैं. वो अभी जो पेंडुलम वाले क्लॉक आते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. तो उसके बाद पेंडुलम का इन्वेंशन हुआ, तो पेंडुलम के प्रिंसिपल के बेस पे क्लॉक का इन्वेंशन हुआ. तो वो पेंडुलम वाला, बट उसका एक्यूरेसी ज्यादा नहीं था. वो क्या होता, पेंडुलम वाला जो क्लॉक था वो बहुत ही आगे पीछे हो जाता है. वो टेम्परेचर के साथ वो आगे पीछे होता है. पेंडुलम में प्रॉब्लम ये रहता है कि वो टेम्परेचर के साथ उसका आगे पीछे हो जाता है. उसके बाद अभी जो हम यूज करते हैं वो एटॉमिक क्लॉक होती है. तो वो अभी जो हम क्लॉक यूज करते हैं वो एटॉमिक क्लॉक होता है. उसमें सीजियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट के में से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसका प्रिंसिपल सीजियम एटम्स के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस का प्रिंसिपल का यूज करके एटॉमिक क्लॉक डिजाइन होता है. और वो जो क्लॉक होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है. उसका एक्यूरेसी पता है अब कितना होता है एटॉमिक क्लॉक का? तो एटॉमिक क्लॉक का जो एक्यूरेसी होता है वो 10⁻13 सेकंड पर 1 सेकंड. इसका मतलब ऐसा हुआ कि 10⁻13 सेकंड जितना टाइम पास हो जाएगा ना, तो भी वो हार्डली 1 सेकंड जितना इनएक्यूरेसी देगा. 10⁻13 सेकंड टाइम पास हो जाने के बावजूद उसका इनएक्यूरेसी हार्डली 1 सेकंड वो आगे पीछे होगा.
उसके दूसरे हिसाब से इसी चीज को दूसरे हिसाब से ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर 1 ईयर का टाइम अगर पास हो जाएगा तो वो हार्डली 3 माइक्रो सेकेंड आगे पीछे होगा। वो एटॉमिक क्लॉक जो होती है, हमारे पास जो रिस्ट वॉच होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो स्पेशल एटॉमिक क्लॉक होती है। वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे मिलेगा आपको वो एटॉमिक क्लॉक, कहाँ पे मिलेगा आपको बताओ मुझे। वो दिल्ली में नेशनल आपको फिजिकल हाँ, नेशनल लेबोरेटरी। फिजिकल लेबोरेटरी में मिलेगा। तो वहां पे ऐसे चार, मतलब क्या चार क्लॉक को रखने की जरूरत क्या है पता है आपको? कभी एक आध 2 क्लॉक अगर उसका कुछ प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट हो, उसका कुछ आगे पीछे हो जाए, तो 4 क्लॉक का इसलिए रखते हैं कि वो चारों का एवरेज को मिला के टाइम को वो लोग टाइम को कंट्रोल कर पाएंगे। तो 4 क्लॉक के द्वारा वो पूरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कंट्रोल होता है और उसका एक्यूरेसी इतना ज्यादा होता है कि अगर 1 साल पास हो जाए ना तो भी उसका 3 माइक्रो सेकंड जितना एरर आएगा। 3 माइक्रो सेकंड मतलब 1 सेकंड का 10 लाख पार्ट्स, 1 सेकंड का 3 सेकंड्स का 10 लाख पार्ट माइक्रो सेकंड्स, मतलब बहुत ही एक्यूरेट है। उसके द्वारा ये पूरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और सभी कंट्री वही करते हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होगा, तो कोई और कंट्री में उसका स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो सबका अलग अलग खुद के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम एटॉमिक क्लॉक के द्वारा वो लोग सारे कंट्रीज एटॉमिक क्लॉक के द्वारा वो कंट्रोल कर पाते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइम का मेजरमेंट, पूरा इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने वैसे सब कुछ डिस्कस कर लिया है तो भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन एंशियंट टाइम, क्या आप मेरे नोट्स देख पा रहे हो आपके मोबाइल के अंदर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये पूरा टॉपिक आपको एज ए एमसीक्यू, आपको इसको याद रखने की मतलब क्रैम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, आपको अब तक जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है, मतलब एग्जाम में लिखने का है ऐसा सोच के करना है। बाकी सब आपको एज ए एमसीक्यू एंड एमसीक्यू एसक्यू प्रिपेयर करना है। खाली 3-4 क्वेश्चन है जिसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन मतलब ये पूरा थ्योरी आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, उसको खाली समझना है, उसका अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है। फिजिक्स सब्जेक्ट क्रैम करने का नहीं होता है, वो खाली समझ का सब्जेक्ट होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि इन एन एंशियंट times from the length of the shadow of an object casted by the sunlight was estimated to measurement of the time. Jantar Mantar is the example of that, which is located in the Jaipur. Time is measured by the pendulum. उसके बाद pendulum का invention हुआ, तो then after time was measured by the pendulum also. Now we are using an atomic clock for the standard time measurement, and it is based on the periodic vibration produced in the cesium atom. ये periodic vibration का मतलब क्या वो पता है आपको? cesium atom के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, उसके स्टेट ग्राउंड स्टेट से ऊपर का स्टेट, ऊपर से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो उसके बेस पे ये टाइम मेजरमेंट होता है। वो कैसे, उसका पूरा जो थ्योरी है वो तो अलग है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बट आपको खाली इतना याद रखना है कि ये जो एटॉमिक क्लॉक है उसमें कौन सा प्रिंसिपल को, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द एटॉमिक क्लॉक फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ टाइम। तो आपको ऐसा लिखना है कि फॉर द एटॉमिक क्लॉक vibration of cesium atom is used. So it is based on the periodic vibration of cesium, periodic vibration produced in the cesium atom. The cesium clock, 1 second is taken as a time needed for this much vibration of the radiation corresponding to transition between the two hyperfine level of the ground state of the cesium. ये स्टेटमेंट क्या लिखा, किसी को कुछ पता चला क्या लिखना चाहते हैं ये लोग? ये स्टेटमेंट पता चला आपको क्या लिखा हुआ है इसमें? नो सर। हाँ, तो मैं आपको बताऊं ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। वैसे ये टॉपिक मतलब ये अभी आप समझ पाओ ऐसा नहीं है। तो सपोज कि ये सीजियम का न्यूक्लियस है, राइट? तो न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है पता है आपको? ऑर्बिट होती है वो, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है, और उसमें अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सीजियम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ग्राउंड स्टेट से अपर लेवल से वापस से ग्राउंड स्टेट।
और वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट ट्रांजिशन होता है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 9192631770, इतने ट्रांजिशंस जब खत्म हो गए तो वो जो टाइम पास होगा वो 1 सेकंड है। तो सीजियम एटम के अंदर इतने सारे वाइब्रेशन जिस टाइम के अंदर कंप्लीट हो गए, जो टाइम इंटरवल के अंदर इतने सारे वाइब्रेशंस कंप्लीट हो गए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस कंप्लीट हो गए, तो उसका जो टाइम है वो 1 सेकंड है। वैसे ये सब वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो 1 सेकंड का डेफिनेशन, वैसे पहले भी ये डेफिनेशन 1 सेकंड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये डेफिनेशन ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन है, आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको खाली इतना ही याद रखना है कि एटॉमिक क्लॉक के अंदर टाइम का मेजरमेंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। तो सीजियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो वाइब्रेशंस है वो प्रिंसिपल का यूज करके वहां पे टाइम मेजरमेंट होता है। दैट्स इट, आपको इतना ही याद रखना है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं आपको कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के उसके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसका प्रिंसिपल यूज करके टाइम को मेजरमेंट करना होता है। बाकी ये सब नंबर वंबर छोड़ दो, उसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Okay. The vibration of the cesium atom regulates the rate of the cesium clock just as a vibration of the balance will regulates the ordinary watch. The cesium atomic clock is a very accurate. In the principle, they provide a portable standard as well. By using 4 cesium clock, सारे कंट्री ये करते हैं, 4 cesium clock national standard time of and frequency are maintained. तो वर्ल्ड के सारे कंट्री टाइम को मेजरमेंट, टाइम के मेंटेन में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जैसे वैसा ही पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होता है, वैसा ही अलग कंट्री का होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके खुद के लेबोरेटरी के अंदर, जैसे हमारे इंडिया में फिजिकल लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में, तो वहां पे 4 सीजियम क्लॉक को रख के वो टाइम को वो लोग मेंटेन करते हैं। अगर टाइम मेंटेन हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन हो जाएगा। पूछो क्यों? अगर टाइम मेंटेन हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी मेंटेन हो जाएगा। पूछो क्यों? क्यों सर? बिकॉज आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिक टाइम के बीच में रिलेशन है। हाँ, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. इनडायरेक्टली नहीं, पर इनवर्सली कहता है उसको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टाइम का मेजरमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, मेंटेनेंस टाइम का मेंटेन हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसका एक्यूरेसी बताया गया होगा कि हाँ ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो एटॉमिक क्लॉक जो है वो फिजिकल लेबोरेटरी में रखा हुआ है। अनसर्टेनिटी in the resolution is a 1 × 10⁻⁻13 सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो लिखा हुआ है उसका, ये लिखा बहुत गंदी, मतलब बहुत अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, बट उसका सिंपल मीनिंग मैं बता दूं आपको कि इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर 10⁻13 सेकंड अगर पास हो जाती है तो भी खाली 1 सेकंड जितना ही इनएक्यूरेसी मिलता है, अनसर्टेनिटी मिलता है। इसका मीनिंग ऐसा हुआ। और उसको दूसरे हिसाब से ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 1 ईयर पास हो जाएगा तो ओनली एंड ओनली 3 माइक्रोसेकंड जितना ही वो क्लॉक आगे पीछे होगा। इन द व्यू ऑफ ट्रिमेंडस एक्यूरेसी ऑफ द टाइम मेजरमेंट, द लेंथ इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द ये टाइम के एक्यूरेसी के हिसाब से लेंथ का यूनिट भी डिफाइन करते हैं। तो अब लेंथ का यूनिट 1 मीटर कैसे डिफाइन होता है? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट द डेफिनेशन इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। ऐसा लिखा हुआ है कि ये टाइम का जो एक्यूरेसी वो ट्रिमेंडस है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रिमेंडस एक्यूरेसी ऑफ द टाइम वी आर एबल टू डिफाइन द यूनिट ऑफ अ लेंथ। अब ये लेंथ के यूनिट को डिफाइन करने के लिए
उसका डेफिनेशन ऐसा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दिस मच पर्टिकुलर सेकेंड्स इज डिफाइंड एज अ 1 मीटर। तो लाइट का जो ट्रैवल है वो यूज करते हैं लेंथ का 1 मीटर यूनिट को डिफाइन करने के लिए। तो 1 मीटर का डेफिनेशन यहाँ पे बनाया हुआ है साइंटिस्ट लोगों ने कि अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन दिस पर्टिकुलर सेकेंड्स। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको कोई ऐसा पूछे कि विच इवेंट इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ अ 1 मीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ लाइट इन सम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ अ 1 मीटर लेंथ। तो 1 मीटर डिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन दिस गिवन पर्टिकुलर सेकेंड्स, दैट इज कॉल्ड द 1 मीटर डिस्टेंस। जैसे लेंथ का रेंज था, लेंथ का रेंज कहां से कहां पे था याद है आपको? लेंथ का रेंज 10⁻⁻15 मीटर से लेके 26. 26। 26 मास का लेंथ मास का रेंज कहां से कहां पे था? 10⁻50 to 10⁻55. 55. हाँ, और सिमिलरली टाइम का भी कुछ रेंज है, टाइम का भी कुछ रेंज है, और उसका जो रेंज है वो टेबल में दिया हुआ है कि द स्मॉलेस्ट टाइम, जो सबसे कम टाइम है वो 10⁻24 है। दैट इज द लाइफ स्पान ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल। एंड फिर एग्जांपल दो ना अनस्टेबल पार्टिकल्स का कोई। बहुत सारे हैं, जैसे यूरेनियम है, जैसे यूरेनियम है और रेडियम है। वो सब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं ना वो सारे अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिव जो होते हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं। ओके सर। एटॉमिक नंबर 82 के बाद, एटॉमिक नंबर 82 के बाद जो एटम्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर 82 के बाद पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स आते हैं वो ऑलमोस्ट अनस्टेबल होते हैं। उसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। जैसे ही वो कहीं पे डेवलप होते हैं ऑन द स्पॉट वो मर जाते हैं। उसका मतलब एक्टिवेशन, उसका रेडियो एक्टिव, उसमें से अल्फा बीटा और गामा का एमिशन हो जाता है। तो अल्फा बीटा गामा का एमिशन होना मतलब उसका डीके हो जाना। तो ऐसे मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, जो मोस्ट अनस्टेबल है उसका लाइफ स्पान खाली 10⁻24 सेकंड है। तो दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइम दैट वी नो, एंड द लार्जेस्ट टाइम इज द एज ऑफ द यूनिवर्स। अब ये एज ऑफ द यूनिवर्स उन लोगों ने कहाँ से लाया वो पता नहीं है, बट वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो 10⁻17 सेकंड के बाद खत्म होने वाला है। तो हम मान लेंगे। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। पूरा टेबल तो आपको याद नहीं रखना है, आपको दो चीज याद रखना है। एक द स्मॉलेस्ट टाइम इज अ 10⁻24 सेकंड एंड द लार्जेस्ट टाइम इंटरवल इज अ 10⁻17। तो उसका रेशियो भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24, ये तीनों क्वेश्चन में वही चीज है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम लेंथ, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम एंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम मास। तो ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 वो सारे क्वेश्चन वो सभी रेंज का रेशियो ही दिया हुआ है। तो क्या ये आप खुद कर सकते हो ये 3 क्वेश्चन? यस सर। सर हाँ बोलो। सर उधर 10⁻⁻15 की जगह न्यूक्लियस का साइज नहीं आना चाहिए? 10⁻⁻। हाँ, न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो 10⁻⁻14 है। तो वो नहीं आना चाहिए ना, बोलो आप बताओ कौन सा कम कौन सा है? 10⁻15 कम होगा या 10⁻14 कम होगा? अरे सॉरी, हाँ बराबर। इज दैट क्लियर? सर हाँ बोलो। सर साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिर प्रोटॉन से भी छोटा होगा ना? तो इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से छोटा ही है ना, तो सही बात है। तो सर वो स्मॉलेस्ट साइज नहीं आएगा? बट इलेक्ट्रॉन का साइज कोई मेजर नहीं कर पाया अभी तक। ओके कि आप सर्च मार लो इंटरनेट में, कि आप इंटरनेट का कोई भी सर्च मार लो, इलेक्ट्रॉन का साइज को मुझे बता दो कहाँ कौन सा है उसका साइज। ओके उसका साइज अभी तक मिला ही नहीं है ना। सर अप्रोक्स है? नहीं, वो पता ही नहीं अभी किसी को। तो ये क्या है कि ये सब जो चीज हमको पता है, हम जितना हम जानते हैं, मैं कब का ये बोल रहा हूँ कि हम जो जानते हैं उसके हिसाब से ये सब लिखा हुआ है। तो वैसे यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है, हम जो जानते हैं कि भाई यूनिवर्स तो मास है वो 10⁻55 kg है। तो पॉसिबल है कि हम जो सोचते हैं उससे भी बड़ा यूनिवर्स हो। और अभी तक हमका नॉलेज है
तो उससे भी ज्यादा मास हो, ऐसा पॉसिबल है। तो ये सारी चीज जो हम अभी तक हमारे जो इन्वेंशन हुए, हम जब जो चीज जानते हैं उसके बेस पे ये सब लिखा हुआ था। इसमें वेरिएशन ऐसा पॉसिबल है कि 500 साल के बाद अगर टेक्स्ट बुक क्या आत्मा है तो कोई और इन्वेंशन हो तो खत्म, उसका चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो सकता है, पॉसिबल है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो फ्रेंड्स आपका नाउ एंड ऑनवर्ड्स यू विल हैव अ एग्जाम ऑन एवरी संडे। अब एवरी संडे आपका एग्जाम, मतलब कल संडे है, कल भी आपका एग्जाम है। अब एग्जाम का सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, कौन एक दो बंदे ऐसे कि जो अभी 2-3 लेक्चर से ही यहाँ पे बैठते हैं, कौन कौन है ऐसे? 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जो 1-2 लेक्चर से ही यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन से है? सर जयवल। जयवल और धैर्य। धैर्य, हाँ। तो आपको कल का एग्जाम देना है, आपको भी देना है कल का एग्जाम। ओके। तो ओके सर। एग्जाम में क्या है मैं बता दूं आपको। तो कल का जो सिलेबस है, क्वेश्चन नंबर 1 to 24, कल के एग्जाम का जो सिलेबस है 1 to 24 क्वेश्चन है। और उसमें से आपको एज ए लर्न बाय हार्ट आपको जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10 एंड 16, ये 4 क्वेश्चन को आपको लर्न बाय हार्ट करना है। 5th क्वेश्चन जो है वो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल वाला होगा। 5th क्वेश्चन, हाँ ये रहा, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल नंबर 1। 9th क्वेश्चन पैरेलैक्स मेथड होगा या 10th क्वेश्चन साइज ऑफ द प्लैनेट एंड 16th क्वेश्चन ये एस्ट्रोनॉमिकल लाइट वाला होगा या। तो ये 4 क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करने हैं। एज ए 2 और 3 मार्क्स आपको थियरी में पूछ सकते हैं। और बाकी अदर ऑल क्वेश्चंस you should prepare for the MCQ और SQ. Is that clear to you? बाकी सबको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। फिजिक्स रट्टा मारने का सब्जेक्ट ही नहीं है, वो समझने का सब्जेक्ट है। तो ये सिलेबस जो आपका है वो 1 to 24 क्वेश्चन है, बट आपको लर्न बाय हार्ट कितने करना है? खाली 5, 9, 10. 4 क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको एज ए MCQ SQ प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल भी है सिलेबस में। तो न्यूमेरिकल में आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1, 3 एंड 4 एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24 एंड 32। सो दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर एग्जाम सिलेबस। ये आपका सिलेबस का एग्जाम का है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। अब आपका जो होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है, मतलब अभी जो आपका होमवर्क, अब ट्यूसडे आप जब आओगे तो होमवर्क में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 16 से लेके 24 आपको एक बार लिखना है। ओके। तो ये सारे क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। सर